हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपने एनसीईआरटी बुक, एक पेंसिल या हाइलाइटर अपने साथ पहले ही रेडी रखा होगा, ताकि एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको बाद में अच्छे से रिवाइज करने के लिए आप मेरे साथ साथ अंडरलाइन या हाईलाइट कर सकें। तो अब देखो भाई, जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगता है कि आप केमिस्ट्री कम फिजिक्स ज्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर के बाद के कॉन्सेप्ट में फिजिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट काम आते हैं जो हमें पहले लर्न करना है। इसके साथ साथ इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हिस्ट्री गिवन है और एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया गया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बोर मॉडल और उसके बाद के टॉपिक से आपके एग्जाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमारा मेन फोकस उन टॉपिक पे रहेगा। लेकिन हम स्टार्टिंग के टॉपिक यानी एटॉमिक मॉडल को भी अच्छे से पढ़ेंगे और उनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करके अच्छे से रिवाइज करेंगे, ताकि अगर आपके एग्जाम में एटॉमिक मॉडल से क्वेश्चन पूछा जाए आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एनसीईआरटी। देखो भाई, स्टार्टिंग में हिस्ट्री गिवन है कि अराउंड 400 बीसी में इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स ने यह बता दिया था कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जो फर्दर इंडिविजिबल है, और इन छोटे पार्टिकल को नेम दिया गया एटम। और काफी लंबे समय तक इस कॉन्सेप्ट को कंसीडर किया गया। बाद में 1808 में जब डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी तो उन्होंने भी इसी बात को रिपीट किया था कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और इनको हम एटम कहते हैं। ये ऑलरेडी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, और वहां पे मैंने आपको बोला था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां पे भी रिपीट किया गया है, मैंने इसको हाईलाइट किया है, आप भी हाईलाइट या अंडरलाइन कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन यानी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वेरी सक्सेसफुली। इन तीनों केमिकल लॉज को डाल्टन्स थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी, लेकिन गैसियस लॉज को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। ये मैंने पहले भी बोला था, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी भी मैंने रिपीट किया है, तो आपको ये याद रखना है। फिर इसके बाद देखो भाई, 20th सेंचुरी में फर्दर साइंटिस्ट ने जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्कवरी की, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, जो डाल्टन जिनके बारे में हमें नहीं बता सके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें जो फर्स्ट पैसेज है इसमें यह बताया गया है, भाई माइकल फेराडे ने जब इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास की तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रोड पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है, जिसका रिजल्ट क्या हुआ भाई, मैटर जो है या तो इलेक्ट्रोड पे लिबरेट हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। ये टॉपिक आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, जो कि क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पे कुछ भी आपको अंडरलाइन हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो देखो भाई, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, ये आपके सामने है। ये देखो, ये ग्लास ट्यूब होती है जिसमें यहां पे एक वैक्यूम पंप लगाया गया है ताकि हम गैस का प्रेशर कम कर सकें। इसके साथ साथ यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड है जिनको एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है लेफ्ट साइड में, इसको हम कैथोड कहते हैं, और राइट साइड में पॉजिटिव टर्मिनल बनाया गया है जिसको हम एनोड कहते हैं। तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो हुआ, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, यहां पे वैक्यूम पंप से इसमें कैथोड रे ट्यूब में प्रेशर को कम किया गया था। तो क्या होगा भाई, ये लो प्रेशर पे होगा एक तो, और वोल्टेज कैसा रखना है, हाई वोल्टेज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई वोल्टेज। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो यहां पे कैथोड रे ट्यूब यानी सीआरटी इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, इसके साइड में आप लिख सकते हैं, या एक काम करेंगे, देखो भाई आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डायरेक्ट इसको अंडरलाइन या हाईलाइट कर देंगे। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेज कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली एट वेरी लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई वोल्टेज। तो ये मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखो भाई, अब पॉइंट ये है, जो ये रेज है इनको कैथोड रेज क्यों कहा गया, तो ये देखते हैं कैथोड रेज या कैथोड पार्टिकल बोला गया। देखो भाई, सबसे पहले यहां पे हमने देखा कि ये रेज जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती है, लेकिन ये कैसे पता चला कि ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती है। ये पता करने के लिए हमने क्या किया भाई, एनोड में होल कर दिया और उसके पीछे है ना एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दिया।
तो जब यहां पे लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज अप्लाई की गई तो हमने देखा कि यहां पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन जो है उस पे एक चमक आ रही है। चमक क्यों आ रही है? क्योंकि रेज जो है जाकर के डायरेक्ट क्या कर रही है, यहां पे टकरा रही है, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण चमक आएगी। तो हमने देखा कि कैथोड जो रेज है वो कैथोड से प्रोड्यूस हो रही है और एनोड की तरफ मूव कर रही है, इसलिए इनका नेम रखा गया कैथोड रेज। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके बाद आता है कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। अब नेक्स्ट देखो, these rays themselves are not visible but their behavior can be observed with the help of certain kind of materials which glow when hit by them। तो देखो ये तो अंडरस्टूड है भाई, इनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सके, इसलिए हमने क्या किया, जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा के पता किया कि ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, यहां पे ये भी बताया गया है टेलीविजन पिक्चर्स ट्यूब जो होती है वो एक्चुअल में आपकी कैथोड रेज ट्यूब ही होती है। जो ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा वैसा ही आपके टेलीविजन में होता है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। भाई ये क्या है, अगर इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, आगे एक फिगर में हम देखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, जब हमने यहां पे नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो कैथोड रे वैसा ही बिहेव करती है जैसा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बिहेव करते हैं, ठीक। तो इससे हमने पता किया कि कैथोड रेज पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इनका नेम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। अब देखो भाई, कैथोड रेज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब इलेक्ट्रॉन किसी का भी है, चाहे वो सोडियम का है, चाहे वो कॉपर का है, चाहे आयरन का है, चाहे नाइट्रोजन का है, चाहे ऑक्सीजन का है, वो तो सबका सेम ही होता है। तो इसलिए वो क्या है भाई, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड या गैस पे डिपेंड नहीं करता। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद चार्ज टू मास रेशो। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉमसन ने, उन्होंने चार्ज बाई मास का रेशो फाइंड आउट किया। कैसे फाइंड आउट किया, तो उन्होंने क्या किया, कैथोड रेज में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक। तो कैसे किया वो मैं आपको समझाता हूं। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर अप्लाई किए गए थे। ये देखो, ये आपका फिगर 2.2 है, इसको समझते हैं। पहले देखो यहां पे देखना भाई एक बार ध्यान से, ये आपकी कैथोड रे ट्यूब है, ठीक। ये आपकी कैथोड रे जा रही है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ठीक। फिर यहां पे ये दिखाया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया इसके परपेंडिकुलर, ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या अप्लाई किया गया, मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ऐसे अप्लाई किया गया, ठीक। अब देखो, जब हमने यहां पे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो हमने देखा कि भाई ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या है, किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो ये बी पॉइंट पे जाने की बजाय किस पे जा रहे हैं, बोलो भाई, ये जा रहे हैं आपके ए पॉइंट पे, ऐसे, ठीक। समझ आया कि नहीं आया? तो यहां पे ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए। फिर हमने क्या किया, फिर इसके साथ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, आपने क्या पढ़ा, लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है। तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है भाई, ऐसे पढ़ते हैं आप, ये क्या है, ये आपके चार्ज की डायरेक्शन में किस तरफ मूव कर रहा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका फोर्स की डायरेक्शन है। तो अब देखो यहां पे अगर हम देखें, ये हमारा चार्ज मूव कर रहा है उस साइड में, और ये नॉर्थ टू साउथ, ये हो गई आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये किस पे आती है, पॉजिटिव चार्ज पे। तो नेगेटिव चार्ज पे यही डायरेक्शन किस तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो यहां पे इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो आपकी स्ट्रेट कैथोड रेज है, इन पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। तो यहां पे बी पे जाने की बजाय ये यहां पे सी पॉइंट पे आएंगी। इसमें कोई डाउट है क्या, समझ आया कि नहीं आया, ठीक। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऊपर की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण नीचे की तरफ जा रही है। तो अब हम क्या करते हैं भाई, एक काम करें, यहां पे ना हम यहां पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो जब ऐसे चेंज करेंगे ताकि ये वापस ए या सी पे जाने की बजाय वापस बी पे आ जाए। तो बी पे कब आएगी, जब यहां पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है ये सेम हो जाए, यानी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ऑफ अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर इक्वल हो जाए तो यहां से क्या हो जाएगा, वापस ये बी पे आ जाएगी। तो जैसे ही आप इन फोर्स को इक्वल करेंगे तो यहां से आपको फॉर्मूले पता, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का Q1Q2/r², मैग्नेटिक फील्ड का पता है, तो यहां से आपका चार्ज बाई मास का रेशो आ जाता है। तो ऐसे जे थॉमसन ने चार्ज बाई मास का रेशो पता किया था, ठीक। कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो ये एक्सपेरिमेंट था। तो यहां पे आपकी फिजिक्स काम आ रही है, ठीक। फिर इसके बाद देखो भाई, अगर आप है ना, एक तो ये मेथड है,
कि आप ऐसे बताओ, और वैसे भी आपको पता होता है इलेक्ट्रॉन बाई चार्ज बाई मास का रेशो, इसका चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और ये कितना होता है 9.1, मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो यहां से सोल्व कर लो 1.75 इंटू समथिंग जो भी आएगा वो देख लेना, ठीक ऊपर लिखा भी होगा, देखो मैं बता देता हूं, ये एग्जैक्ट ये लिखा 1.758820 इंटू 10 की पावर 11 कोलोम पर केजी। ठीक, तो अब देखो ये कर सकते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में गिवन है। वैसे भी यार एग्जाम में आप फाइंड आउट भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन का आपको चार्ज पता है, मास पता है, आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट यहां पे द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करेगी भाई, ये एक तो कैथोड रेज पे कितना चार्ज है उस पे डिपेंड करेगी, एक किस पे डिपेंड करेगी भाई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया गया, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई किया गया, तो इस पे डिपेंड करेगी। यही बातें यहां पे लिखा हुआ है। एक मास ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंड करेगी, अगर पार्टिकल ज्यादा लाइटर है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा। ठीक, तो ये बातें इसमें लिखी गई है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, वैसे ही आप फिजिक्स में पढ़ते हैं तो ये 1 2 3 पॉइंट मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए मिलिकन ने क्या किया, एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। ठीक, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने उन्होंने क्या किया, यहां पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया था। देखो कैसे फाइंड आउट किया, यहां पे मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बताया गया है। यहां पे क्या है, ऑयल ड्रॉप्स है, तो यहां पे एक्सरेज पास की गई, तो ताकि ये आपके जो ऑयल ड्रॉप है ये चार्ज हो जाए। फिर यहां पे एक प्लेट लगाई गई, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो ये पार्टिकल जब नीचे जाएगा, तो नीचे जब पार्टिकल जा रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन उस पे जब ये चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ऊपर की तरफ उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो दोनों फोर्स जब इक्वल हो जाएंगे, वहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, चार्ज ऑन, बोलो भाई यहां पे जो लिखा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वैसे चार्ज आपको पता है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लेड टू द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। कैनाल रेज क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज रेज होती हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर लिस्टेड बिलो। तो इसमें क्या लिखा सबसे पहले, अनलाइक कैथोड रेज मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे, दीज आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस। देखो भाई उसमें हमने देखा कि कैथोड रे में है ना, जो आपकी कैथोड रे है वो आपके गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन कैनाल रेज जो है, जो पॉजिटिवली चार्ज रेज है, वो जो गैस प्रेजेंट है उस पे डिपेंड करेगी। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने यहां पे हाइड्रोजन गैस ली, तो हाइड्रोजन गैस में क्या बनेगा, हाइड्रोजन प्लस आयन बनेगा। हीलियम अगर गैस ली तो हीलियम प्लस आयन बनेगा, तो इसका मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा, तो इनकी नेचर पे डिपेंड करेंगी। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट। भाई ये चार्ज बाई मास रेशियो किस पे डिपेंड करेगा, भाई कौन सी गैस से ये ओरिजिनेट हो रही है, वो तो आपको यहां से फर्स्ट पॉइंट से पता चल गया। अगर नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगी तो इनका इलेक्ट्रॉन बाई मास रेशियो भी तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी ए मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो ये बता रहा है भाई जो चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज वो क्या आएगा, जैसे ये आ गया, ई आ गया प्लस ई, ठीक, या प्लस 2e आ गया, प्लस 3e आ गया, यानी क्या होगा भाई, ये क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट होगी चार्ज की, उसके मल्टीपल में आएगा 1e 2e 3e 4e ऐसे। नेक्स्ट क्या लिखा है, द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज, यानी उनका अपोजिट है, इसका मतलब इनपे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। समझ आया कि नहीं आया। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वाज कॉल्ड प्रोटॉन। देखो हाइड्रोजन में क्या होता है भाई, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है एक प्रोटॉन होता है, तो आपने इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया, यानी इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो इसमें क्या बचेगा, हाइड्रोजन प्लस। तो हाइड्रोजन प्लस क्या है, इसमें एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, तो इसको हमने क्या कहा, प्रोटॉन कहा। फिर नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट है एटॉमिक मॉडल्स। अच्छा ऐसे ही है ना, फिर यह भी बताया गया भाई आगे फर्दर जेम्स चैडविक ने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा हमारा जो एटम है उसमें न्यूट्रल पार्टिकल भी होते हैं, जिनको बाद में क्या नेम दिया गया, न्यूट्रॉन्स नेम दिया गया। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स।
एटॉमिक मॉडल्स क्या, नेक्स्ट देखो इसमें क्या लिखा था, मेजर प्रॉब्लम बिफोर द साइंटिस्ट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स वर टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। भाई स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बता सके, सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में तो बता दिया, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं बता सके। नेक्स्ट है टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स इन द टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। भाई जो एलिमेंट्स है उनकी डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सके। नेक्स्ट है टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स। भाई अलग अलग एटम मिलके डिफरेंट टाइप के कंपाउंड क्यों बना रहे हैं, ये नहीं बता सके। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड बाय एटम्स। एटम क्या करते हैं, ईएमआर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और इमिट कर सकते हैं, तो ये भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। ओनली क्या हुआ था, हमें पता चला किसके बारे में, भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक मॉडल्स की। सबसे पहले एटॉमिक मॉडल हम पढ़ रहे हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो इन्होंने क्या बताया था, भाई एटम है ना, एटम एक तरबूज की तरह है, एक वाटरमेलन की तरह है। तो इसमें क्या है भाई, जैसे यहां पे पॉजिटिव चार्ज तो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ऐसे यहां पे स्टेशनरी स्टेट में है। ठीक, तो इन्होंने बताया कि एटम कंप्लीटली न्यूट्रल है और उसका मास क्या है, वो आपका थोरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये इन्होंने बताया था, और इसको इन्होंने किससे रिलेट किया था, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं इसको, हम रेजिन पुडिंग भी बोलते हैं, और वाटरमेलन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, इसमें क्या, एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज दैट मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। भाई सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट, सबसे बढ़िया बात इनकी ये रही, इन्होंने बता दिया कि मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब नेक्स्ट इसके बाद देखो भाई, यहां पे ये ग्रीन बॉक्स में जो गिवन है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पहले ही हाईलाइट कर रखा है, जिसमें आपको अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले देखो अल्फा पार्टिकल क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। भाई अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम के ऊपर अगर +2 चार्ज है तो इसको हम कहेंगे अल्फा पार्टिकल, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। फिर नेक्स्ट होता है बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल एक्चुअल में क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन को ही हम बीटा पार्टिकल कहते हैं, जिसका मास हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। और एक होता है गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल में कोई चार्ज नहीं होता और उसका कोई मास भी नहीं होता, नेग्लिजिबल मास होता है, ये एक्सरेज होती है। ठीक, तो यहां पे ये सब बताया गया है, गामा रेज है, ठीक, बीटा रेज है और अल्फा रेज है। तो अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हाईलाइट करना है वो मेन ये है, ये मैंने आपको अल्फा बीटा गामा के बारे में बता दिया, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, वैसे भी आप जानते हैं। अब देखो यहां पे लिखा है एज रिगार्ड्स पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल्स आर द लिस्ट followed by beta particles 100 times that of alpha particles and gamma particles 1000 times of that alpha particles। तो यहां पे पेनिट्रेटिंग पावर की अगर बात की जाए, पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा है, तो इसमें अल्फा पार्टिकल की सबसे कम होती है, उससे ज्यादा बीटा पार्टिकल की, और सबसे ज्यादा होती है गामा पार्टिकल की। तो अब आप डायरेक्ट क्या करेंगे भाई, इसको पूरा पढ़ने की बजाय आप डायरेक्ट ये लिख लो, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और यहां पे लिख दो ये है पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है, लिख लेंगे अल्फा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल क्या है, गामा पार्टिकल क्या है, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, बाकी फिर आपको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली डायरेक्ट ये लिखा हुआ पढ़ लेंगे, कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इसमें देखो रदरफोर्ड ने क्या किया भाई, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स के बोम्बार्डमेंट की ऑन गोल्ड फॉइल। ठीक, इन्होंने गोल्ड फॉइल ली और उसके चारों तरफ एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, जैसे जिंक सल्फाइड स्क्रीन वगैरह लगा दी। तो इन्होंने जब यहां पे ये आपकी हीलियम गन है, तो यहां पे ये अल्फा पार्टिकल्स के बोम्बार्डमेंट किया, तो उन्होंने देखा भाई मैक्सिमम पार्टिकल्स तो क्या है भाई, सीधे पास कर रहे हैं गोल्ड फॉइल के थ्रू जाकर के, सीधा डायरेक्ट जिंक सल्फाइड स्क्रीन से या आपकी फोटोग्राफिक प्लेट से टकरा रहे हैं। फिर इसके बाद उन्होंने देखा कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और बहुत कम पार्टिकल यानी अराउंड 20,000 में से एक पार्टिकल 180 पे वापस आ रहा है। तो अब इससे इन्होंने क्या फाइंड आउट किया, इससे इन्होंने रिजल्ट ये बताया भाई, जो हमारा एटम है, ठीक, तो इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, वो खाली है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है उसमें से पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट पास कर रहे हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। लेकिन कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे एटम में पॉजिटिव चार्ज भी है। अब हमने पॉजिटिव चार्ज क्यों बोला, क्योंकि देखो हीलियम पे क्या होता है भाई,
हीलियम पे होता है +2 चार्ज, ये हमारा अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पे हमारे एटम में भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो उन्होंने बताया कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि बहुत कम पार्टिकल क्या हो रहे हैं, 180 पे वापिस डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है एटम में वो एक जगह कंसंट्रेटेड है, और वो कंसंट्रेटेड कहां पे है, सेंटर में है। तो इस सेंटर में आपका पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, इसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया था। और फिर बाद में यह भी बताया था जो न्यूक्लियस है उसमें हमारे प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम एक साथ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। समझ आ गई नहीं आप, ठीक। तो अब ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये सब आपका यहां पे इन लाइंस में लिखा हुआ है, जो आपके सामने हाईलाइट की गई है। देखो सबसे पहले तो ये ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसके साथ साथ उनके रिजल्ट क्या है यहां पे लिखे हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, वैसे आपको समझ में आ गया, सब इसको अच्छी तरह जानते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, यही बातें लिखी गई है, उन्होंने क्या बता दिया। अब इन्होंने फाइनल रिजल्ट ये कंक्लूड किया कि एटम जो है वो स्फेरिकल है, ठीक, और इसमें यहां पे पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है, जिनको हम एक साथ क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। फिर इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में ऐसे चक्कर काट रहे हैं, यह भी इन्होंने बता दिया था। तो यह था आपका रदरफोर्ड मॉडल, ठीक। फिर नेक्स्ट देखो, उन्होंने ये भी बताया भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है जो ये चक्कर काट रहे हैं, ये यहां पे एक स्टेशनरी स्टेट में चक्कर इसलिए काट रहे हैं क्योंकि ये क्या है भाई, यहां पे इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज में आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण ये एटम से बाहर नहीं जाते और वहीं पे स्टेशनरी पाथ में चक्कर काटते रहते हैं। ये इन्होंने बताया था, ये था आपका रदरफोर्ड मॉडल। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, इनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। देखो भाई एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, ये हमारा एटम है, ठीक। अब जो एटम है, एटम के पैर में हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखा जाता है मास नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं। Z क्या होता है, अगर न्यूट्रल एटम है दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि न्यूट्रल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम होंगे। अगर मान लीजिए चार्ज आ जाए तो आप क्या लिख देंगे, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन चार्ज एटम या चार्ज आयन जो है, प्लस उस पे चार्ज कितना है विद साइन रख दें, तो वहां से आपका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। अब मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स होता है, ठीक। तो ये आपका मास नंबर है, ये यहां पे समझाया गया, जो आप अच्छे से जानते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, सबको अच्छे से पता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहां पे आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि आइसोटोप क्या होते हैं। देखो आइसोटोप, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करें भाई, एक तो होता है हाइड्रोजन, ठीक, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, ठीक, और तीसरा होता है ट्रीटियम, ठीक। इसको ऐसे लिखते हैं 1H2 और यहां पे 1H3, ठीक। इसको हम सीधा सिंपल D से और ट्रीटियम को T से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइड्रोजन को H से। तो आइसोटोप में क्या होता है, देखो जी भाई, आइसोटोप्स जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो मास नंबर डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम रहेंगे, ठीक, आइसोटोप में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम रहेंगे, चेंज होगा तो क्या होगा, न्यूट्रॉन चेंज होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आप देखें भाई, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, ठीक। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितना है, 0 है। लेकिन यहां पे अगर आप बात करें भाई, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन ड्यूटेरियम में, ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, लेकिन मास नंबर कितना है, 2 है। तो 2 इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप ट्रीटियम में फाइंड आउट करेंगे तो न्यूट्रॉन आपके यहां पे 2 आ जाएंगे। तो डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम आर, तो आप बोल देंगे 0, 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, बता देंगे या नहीं बता देंगे, ठीक है भाई। तो ऐसे ही आपको और एग्जांपल किसका दिया गया है, कार्बन का दिया गया है। ये है भाई कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ये भी क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप हैं। तो आइसोटोप क्या होते हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आता है आइसोबार्स। अब आइसोबार्स में क्या होता है
भाई आइसोबार की अगर बात करें, यहां पे डेफिनेशन कहीं लिखी होगी, आप पढ़ लेना, ठीक है। वैसे मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करता हूं। आइसोबार्स में देखो, आइसोबार में क्या होगा, इनमें मास नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोल दिया भाई पोटेशियम 40, इसका मास नंबर 40 है, एटॉमिक नंबर 19 है। और कैल्शियम 40, तो इनका मास नंबर क्या है, दोनों का 40 है, लेकिन पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है 19 और कैल्शियम का है 20। तो ये आपके हो गए आइसोबार्स, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ने से पहले देखो यहां पे क्या लिखा है, लास्टली एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेंशन रिगार्डिंग आइसोटॉप्स इज दैट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स आर कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are determined by the number of protons in the nucleus. Number of neutrons are present in nucleus have very little effect on chemical properties of an element. Therefore, all the isotopes of a given element show same chemical behavior. इसमें यह बताया गया है भाई केमिकल प्रॉपर्टीज किसके द्वारा किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। तो हमारे आइसोटोप जो है उनमें क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है, यानी उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिखा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो भाई यहां पे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमीन 80। देखो भाई यहां पे ये 35 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 35। क्यों, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल एटम है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता दो, न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 80 माइनस 35 दैट इज इक्वल टू 45। ऐसे आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए स्पीसीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16 रिस्पेक्टिवली, असाइन द सिंबल टू द स्पीसीज। भाई उसमें क्या है, प्रोटॉन उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18 है, प्रोटॉन्स कितने हैं 16 है, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं 16 है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दो, ये तो क्या आ जाएगा, उसका मास नंबर कितना आ गया, 32 आ गया, ठीक। अब उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18 है, ठीक। 18 का मतलब क्या है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 16 है और 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने के कारण चार्ज कितना आएगा, -2 आएगा। और यहां पे आप क्या बोलेंगे, इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 16 आएगा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक। तो ये इसका सिंबल हो जाएगा। एक्चुअल में ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है आपका सल्फर, ठीक। सल्फर के ऊपर -2 चार्ज, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, मास नंबर 32 होता है, ठीक। अब नेक्स्ट इसके बाद देखो, नेक्स्ट यहां पे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल यहां पे आपको एक्सप्लेन किए गए होंगे। देखो भाई जो मैक्सवेल है, मैक्सवेल ने ये बताया था, जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है, एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या करता है, बोलो भाई, एनर्जी रिलीज करता है। अब एनर्जी रिलीज करेगा तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती रहेगी। तो अब यहां पे अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड ने ये बोला भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, तो सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, यानी ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो इसकी एनर्जी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसका ये सर्कुलर पाथ जो है वो कंटिन्यू छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और एक दिन इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सके कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये रदरफोर्ड हमें नहीं बता सके, तो ये इनका एक बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक है भाई। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनदर सीरियस ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल इज दैट इट सेज नथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई ये न्यूक्लियस के चारों तरफ क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है और इनकी एनर्जी वगैरह कितनी होती है, इसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, ठीक। फिर इसके बाद अच्छा एक बात का ध्यान रखना भाई, यहां पे हमें यह बताया गया है, जो आपका एटम जो है, एटम की अगर आप रेडियस की बात करें, रेडियस ऑफ एटम जो होता है वो अराउंड 10⁻⁻10 मीटर होता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, और न्यूक्लियस की जो रेडियस होता है वो अराउंड 10⁻15 मीटर होता है, ठीक। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है। तो डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूट्रॉन का रेशियो क्या आएगा। तो आपको पता है स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3πr³, तो 4/3π का रेशियो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस का क्यूब करोगे, ऊपर आएगा 10⁻30, नीचे आएगा 10⁻45, तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻15, यानी वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10⁻15 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होगा, ठीक। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कर लेंगे भाई।
फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये ध्यान रखना आपको है ना, ये लिखा आपकी एनसीईआरटी में, पढ़ोगे जब आपको दिख जाएगा। ठीक, ये मैंने नहीं बोला था, ये भी मैंने आपको बता दिया, रदरफोर्ड मॉडल में दिया गया है। ठीक, वैसे भी उसने ये बताया है कि अगर आप ये एज्यूम करना चाहें कि न्यूक्लियस में एटम न्यूक्लियस में एटम में जो न्यूक्लियस होता है वो कितना छोटा होता है, तो आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि आप एक काम करो, एक जगह पे एक क्रिकेट बॉल रख दो और इसके चारों तरफ 5 किलोमीटर रेडियस का एक सर्कल लगाओ, तो ये बड़ा सर्कल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बॉल जो है वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम। देखो भाई, यहां से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखो, जो बोर मॉडल ऑफ एटम है, इसमें दो डेवलपमेंट्स ने मेजर रोल प्ले किया है। फर्स्ट है ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। अभी इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हेल्प से बोर मॉडल में अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अब नेक्स्ट देखो भाई, फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ ईएमआर। अब देखो भाई, ईएमआर एक ऐसी रेडिएशन है जो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड एक साथ प्रोड्यूस करेगी। तो ईएमआर कैसे जनरेट होती है? देखो भाई, जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ प्रोड्यूस करता है, और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है, वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जैसा कि इस फिगर में आपको एक्सप्लेन किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहां पे आपको ईएमआर की कैरेक्टरिस्टिक गिवन है। फर्स्ट पॉइंट में तो यही समझाया गया है भाई, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है अनलाइक साउंड वेव्स और वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम। जैसे भाई दूसरी वेव्स है, जैसे साउंड वेव्स है या वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर है, उनको क्या चाहिए होता है? मीडियम चाहिए होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। और यहां पे आपको ये बताया गया है वैक्यूम में किस स्पीड से ट्रेवल करती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। फिर इसके बाद यहां पे देखो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, अभी हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। और यहां पे ये बताया गया है जो हमारी रेडिएशन है यानी वेव्स जो है, उनको हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें क्या है भाई, इसमें ना लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हैं तो लैम्डा इंक्रीज हो रहा है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है। तो कैसे याद रखेंगे? लैम्डा की हेल्प से याद करते हैं। सबसे पहले देखो भाई, अब बीच में ये क्या दिखाया गया आपको? ये है विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसको मैं वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहां से अगर आप लेफ्ट से स्टार्ट करें, सबसे कम लैम्डा किसका होगा? गामा रेज का। फिर उससे ज्यादा किसका होगा? एक्स रेज का। फिर उससे ज्यादा किसका होगा? यूवी रेज का। और फिर होगा विजिबल का। तो देखो ये सारे क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट भी अगर आप देखेंगे विजिबल स्पेक्ट्रम के बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, और लास्ट में है लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो ये भी क्या है? ये आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। ठीक, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो भाई, यहां पे आपका फ्रीक्वेंसी और लैम्डा क्या है? देखो भाई, ये एक वेव है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे इस वेव में ये जो क्रेस्ट के बीच की लेंथ है, या यूं कहें जो ट्रफ के बीच की लेंथ होती है, उसको हम क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं। ठीक, अब लैम्डा हो गया। और एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स होंगी? दैट इज नोन एज वेव नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसे? न्यू बार से, और इसका फॉर्मूला होता है 1/लैम्डा। अब यहां पे लैम्डा की यूनिट क्या होगी भाई? जो आपकी लेंथ की यूनिट होती है, यानी मीटर बोल सकते हो, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर, जितनी भी लेंथ की यूनिट है। और वेव नंबर की क्या होगी? आपके लेंथ की यूनिट का इनवर्स। ठीक, अब नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। भाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन यूनिट टाइम। तो एक यूनिट टाइम में कितनी वेव्स एक पॉइंट के थ्रू पास कर रही है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/t से। ठीक है, टाइम पीरियड, इट इज द टाइम टेकन बाय ए वेव टू पास थ्रू ए पॉइंट। ठीक, तो ये टाइम पीरियड है, तो 1/t कर देंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी? टाइम इनवर्स यानी सेकंड इनवर्स, और इसको हम हर्ट्ज से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये समझ में आ गया इतना? तो ये आपके वेवलेंथ, लैम्डा और वेव नंबर के बारे में था। अब नेक्स्ट देखो भाई, वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसी में क्या क्या रिलेशन है? वो होता है आपका C = न्यू × लैम्डा।
ठीक, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड होती है वैक्यूम में। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद यहां पे 2 एग्जांपल आपको गिवन है, खुद से आप सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है, मैं बता देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, 2.3 प्रॉब्लम है, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो डेली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज, calculate the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by transmitter, which part of the electromagnetic spectrum does it belong to। तो देखो यहां पे आपको क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना, लैम्डा फाइंड आउट करना। कैसे करेंगे, c इज इक्वल टू, आपने न्यू लैम्डा लिखा था, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू कर देंगे। c कितना होता है, 3 into 10 की पावर 8 डिवाइड बाय न्यू कितना है, 1368 किलो हर्ट्ज है, तो हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू में 10 की पावर 3, इसको सोल्व करेंगे तो यहां पे सॉल्यूशन देख लो कितना आ रहा है, 219.3 मीटर। अब ये किसके कौन से रीजन में आएगा, देखो भाई 219 मीटर यानी 100 मीटर से के आसपास आ रहा है, तो 100 मीटर क्या है, 10 की पावर 2, तो यहां पे ये रेडियो वेव में आएगा। ठीक, तो ये रेडियो वेव का वेवलेंथ है। नेक्स्ट इसके बाद एक प्रॉब्लम और गिवन है, इसको आप पढ़ो, द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, और इनके ब्रैकेट में वेवलेंथ भी लिखा है, एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ्स इन फ्रीक्वेंसी। ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें यार क्या करना है, अब यहां पे आप फ्रीक्वेंसी बता देंगे क्या, c अपॉन लैम्डा, यानी 3 into 10 की पावर 8, तो वॉयलेट के लिए फाइंड आउट करेंगे, डिवाइड बाय 400 नैनोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, इंटू में 10 की पावर -9, यहां से सोल्व करेंगे फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा। ऐसे ही आप रेड लाइट के लिए कर सकते हैं। ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल इजी है। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद ये था आपका वेव नेचर ऑफ लाइट, यानी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, वेव नेचर शो करती है। अब हम पार्टिकल नेचर के बारे में जानेंगे, इसमें हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना सच एज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या शो करेगी, अदर वेव्स की तरह डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस भी शो करती है, तो हम ये कहेंगे ये वेव नेचर शो कर रही है। फिर नेक्स्ट लिखा है, हाउएवर फॉलोइंग आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस which could not be explained with the help of even the electromagnetic theory of 19th century physics known as classical physics। जैसे भाई इसमें ना कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो 19th सेंचुरी की फिजिक्स की क्लासिकल फिजिक्स की थियरी थी उसकी हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सके। कौन से हैं, द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होती है वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक इट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सके। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये एक्सप्लेन नहीं कर सके। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, ये भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, ओनली वेव नेचर की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं किया जा सके। यानी वेव नेचर के अलावा दूसरा नेचर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो कर रही है, तो वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है आपका पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे आपको फिजिक्स की कुछ थियरी गिवन है, जैसे ब्लैक बॉडी के बारे में बताया गया। ब्लैक बॉडी क्या होती है भाई, ब्लैक बॉडी एक ऐसी आइडियल बॉडी है जो सारी फ्रीक्वेंसीज को इमिट कर सकती है या एब्जॉर्ब भी कर सकती है। ठीक, वैसे कोई प्रैक्टिकली ब्लैक बॉडी प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन अगर हम बात करें कार्बन ब्लैक की तो ये अप्रोक्सीमेटली है ना कंप्लीटली सारी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेता है और इमिट भी कर देता है, ऑलमोस्ट कर देता है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल 100% होगा। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्या है, ए ब्लैक बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग, इट रेडिएट्स सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया एज इट एब्जॉर्ब्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन एनी गिवन टाइम। तो ये बता रहा है कि जितना ब्लैक बॉडी क्या है भाई, जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी ना उतना ही इमिट करेगी, वही ब्लैक बॉडी है। ठीक, नेक्स्ट देखो, एट ए गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ रीचेज ए मैक्सिमम वैल्यू एट ए गिवन वेवलेंथ and then starts decreasing with further increase of wavelength as shown in figure 2.8. Also as the temperature increases maxima of the curve shifts to the short wavelength। देखो भाई ये बता रहा है कि आपका यहां पे ये इंटेंसिटी है, ये वेवलेंथ गिवन है, तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा तो एक गिवन टेम्परेचर पे ये आपका ग्राफ जो है वो मैक्सिमा की तरफ जा रहा है। तो लेकिन जैसे जैसे आप वेवलेंथ ज्यादा इंक्रीज करेंगे ये ग्राफ नीचे जाएगा, ये बताया गया है। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, यहां पे इसमें केमिस्ट्री का कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है। देखो इस ग्राफ को एग्जामिनर एज इट इज आपके एग्जाम में दे दे, ठीक, एज इट इज दे दिया, ये इंटेंसिटी है, यहां पे वेवलेंथ लिख के दे दिया, ठीक, ये ग्राफ दे दिया और यहां पे दे दिया आपको T1 और T2।
ठीक, तो ये पूछ लिया T1 और T2 में क्या रिलेशन है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है जो नीचे वाला ग्राफ है जिसका मैक्सिमा कम है वो कम टेम्परेचर का ग्राफ है, जिसका मैक्सिमा ज्यादा है उसका टेम्परेचर ज्यादा है। समझ आया कि नहीं? यानी T2 इज ग्रेटर देन T1। तो ऐसे आपको चार ऑप्शन देगा, T2 इज ग्रेटर देन T1 इस ग्राफ के लिए, T2 इज लेस देन T1, T2 इज इक्वल टू T1 और कांट से। तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे? T2 इज ग्रेटर देन T1। तो इस ग्राफ में आपको ओनली यही ध्यान रखना है, तो डायरेक्ट एग्जामिनर ये आपसे पूछ सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट ये हो गया आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद नेक्स्ट यहां पे क्या बताया गया है, अब यहां पे बात करेंगे प्लैंक की। प्लैंक ने क्या सजेस्ट किया, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कुड इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज एंड नॉट इन कंटिन्यूअस मैनर। वो बता रहे हैं कि जो एटम है या मॉलिक्यूल्स है जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे या इमिट करेंगे वो क्या करेंगे भाई, वो क्या करेंगे, वो डिस्क्रीट क्वांटिटीज में इमिट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, ही गेव द नेम क्वांटम टू द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जो सबसे कम क्वांटिटी आपकी इमिट की जा सकती थी या एब्जॉर्ब की जा सकती थी उसको उन्होंने क्या बोल दिया, क्वांटम बोल दिया। द एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इज एक्सप्रेस्ड बाय E इज इक्वल टू h न्यू। तो यहां पे उन्होंने बताया भाई जो एनर्जी इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और इसको हम लिखते हैं E इज इक्वल टू h न्यू। h क्या है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकंड। अब यहां पे देखो ये h की वैल्यू गिवन है तो h की यूनिट आपको पता है जूल सेकंड है। तो यहां से एग्जाम में हो सकता है जैसे मान लो फिजिक्स में ही आपसे पूछ लिया जाए भाई बताओ h की डायमेंशंस क्या होंगी, यूनिट एंड डायमेंशन में ऐसा आता है आपका, तो आप यहां से h की डायमेंशंस खुद ही यहां पे एक बार लिख करके देखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। वैसे अगर फाइंड आउट करनी कैसे कर लेंगे भाई, देखो मुझे नहीं पता जूल की क्या होती है, मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता, मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ा, ठीक, मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा भाई, मुझे पता है वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, लेंथ वाली होगी। ठीक, तो यहां पे फोर्स की क्या होगी, फोर्स की अगर मेरे को पता चल जाए डायमेंशन तो मैं बता सकता हूं वर्क की, यानी जूल की मैं बता सकता हूं। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है ना, तो यहां से बता सकते हैं। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास को आप लिखते हैं क्या m, और एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर यानी लेंथ mlt-2। तो यहां पे लिखो इसको mlt-2 इंटू डिस्टेंस की क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट की आएगी लेंथ, तो आप लिख सकते हो ml2t-2। और यहां पे इंटू में टाइम आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटू में टाइम, तो इसकी यूनिट आ जाएगी ml2t-1। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको रिमाइंड करा दिया। ठीक, तो डायरेक्ट लिखना नहीं है, एक बार खुद सोल्व करके देखना है। ठीक, फिर इसके बाद इन्होंने बताया था भाई जब भी यहां पे आपका जो एनर्जी इमिट होती है वो क्वांटम की फॉर्म में होगी तो क्वांटम कैसे आएगा, 1 क्वांटम, 2 क्वांटम, 3 क्वांटम, 4 क्वांटम ऐसे। ठीक, तो इन्होंने लाइट की फॉर्म में इन क्वांटम को इन्होंने नेम दिया था फोटोन। ठीक है भाई, फोटोन नेम दिया गया। तो हम अगर बात करें फोटोन की एनर्जी क्या होगी, E इज इक्वल टू h न्यू। ठीक, और जो ये E इक्वल टू h न्यू आएगा ये कंप्लीट मल्टीपल होगा क्या, 1 2 3 4 ऐसे, ऐसा नहीं होगा 0.5 h न्यू आ जाए, ऐसा नहीं होगा, क्या आएगा 1 h न्यू, 2 h न्यू, 3 h न्यू ऐसे आएगा। ठीक, तो ये इसने यहां पे एक्सप्लेन किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए यहां पे जो अरेंजमेंट किया गया है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, पूरा एक चैप्टर आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। देखो यहां पे क्या है, ये एक मेटल प्लेट लगाई गई, इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ठीक, फिर यहां पे इधर ये पॉजिटिव टर्मिनल बनाया गया, तो यह आपका एनोड बन गया, यह आपका कैथोड बन गया। तो यहां पे जब लाइट स्ट्राइक करेंगे मेटल के सरफेस पे तो मेटल से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर आएंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर आते हैं ये फोटोन स्ट्राइक करेगा। ठीक, फोटोन मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेगा और इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आएगा, तो हम इसको कहते हैं फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आया, दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ आया कि नहीं आया, बोलो भाई कोई डाउट है क्या। अब इसको हमने एक्सप्लेन कैसे किया भाई, जब यहां पे इन फोटोन्स की हम एनर्जी इंक्रीज करते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहा है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी, और एनर्जी जब इतना इंक्रीज कर जाएगी यहां पे ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, हमें करंट दूसरी डायरेक्शन में जाता नजर आएगा। तो इस करंट को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट।
ठीक, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, आप पूरा फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो आपको देखना है। देखो यहां पे ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाओ। सबसे पहला क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल सरफेस से इजेक्ट होंगे ना, तो जैसे ही फोटो स्ट्राइक किया एकदम उसी टाइम बाहर आ जाएंगे, यानी इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, कोई टाइम लैग नहीं होगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कितने बाहर आए हैं वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, वो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेंगे, लाइट की ब्राइटनेस पे डिपेंड करेंगे, यानी कितने फोटोन मेटल स्ट्राइक से मेटल सरफेस से स्ट्राइक कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। ठीक, नेक्स्ट है फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। भाई देखो यहां पे है ना, मान लीजिए ये मेटल है और यहां पे ये मेटल है मान लीजिए, और इस मेटल का यहां पे मान लेते हैं हम 4 जूल इसकी थ्रेशोल्ड या ऐसे बोलते हैं वर्क फंक्शन है। भाई मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो यहां पे अगर आप 4 जूल से फोटोन स्ट्राइक करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, 4.99 से भी स्ट्राइक करवाते हैं तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही 5 जूल का इलेक्ट्रॉन यहां पे मेटल सरफेस को स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये हो गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन अगर आप एनर्जी 5 जूल से ज्यादा इंक्रीज करते हैं, जैसे आपने 10 जूल कर दी, तो क्या होगा, 5 जूल से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो बची हुई 5 जूल एनर्जी क्या होगी, तो उस 5 जूल एनर्जी से यहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज 5 जूल। समझ आया कि नहीं? कोई डाउट है क्या? तो वर्क फंक्शन समझ में आ गया। तो वर्क फंक्शन हम लिखते हैं W नोट से, W नोट विल बी इक्वल टू H न्यू नोट। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड है इसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। ठीक, तो ये वर्क फंक्शन है और ये न्यू नोट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये आपको अच्छे समझ में आ गया, फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट देखो भाई, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। देखो भाई जो टोटल एनर्जी आपने दी है तो उसमें से कुछ एनर्जी जो किसमें यूज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, दैट इज वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। फिर प्लस बची हुई एनर्जी किसमें जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो इसको इसने इस फॉर्मेट में लिख दिया भाई, न्यू फ्रीक्वेंसी से आपने फोटोन स्ट्राइक करा तो H न्यू नोट इतनी एनर्जी उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज हो जाएगी, बाकी बची हुई एनर्जी कहां जाएगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। तो ये यहां पे एक्सप्लेन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पता है, समझ में आ गया होगा। ठीक, ये हो गया भाई। तो आपने क्या देखा, पार्टिकल नेचर भी देख लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, और क्या देख लिया, वेव नेचर पहले हमने पढ़ा था। तो ये था आपका ड्यूअल नेचर और ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट यहां पे एग्जांपल्स पे आ जाओ। प्रॉब्लम 2.6, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10⁻14। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है एज इट इज। ठीक, ये क्वेश्चन लिख देगा, 4 ऑप्शन बना देगा। ठीक, तो यहां पे आपको 1 मोल फोटोन की एनर्जी बताना है। एक फोटोन की कितनी होगी, H न्यू होगी, कितना H कितना 6.62 × 10⁻34 मल्टीप्लाई बाय न्यू कितना है 5 × 10⁻14। यह आ गई एक इलेक्ट्रॉन की। आपको एक फोटोन की, 1 मोल फोटोन की बतानी है तो आप क्या कर देंगे, 6 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगी एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। तो ये आपका आंसर आ रहा है, तो आप ऐसे सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक, समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, ये एग्जाम में आ सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉब्लम 2.7, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें क्या है, इसमें देखो क्या, ए 100 वॉट बल्ब emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. देखो भाई जो पावर होती है, तो पावर क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक, ये हमारी पावर होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो ये अपने को दिया गया है, पावर दिया गया है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम अपने को गिवन है, यानी ये 100 वोल्ट जो है दिस इज नोन एज 100 जूल पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं? आ तो अब 100 जूल, आप एक बात बताओ यार, यहां पे आपको वेवलेंथ गिवन है, तो यहां पे इस वेवलेंथ से H = H न्यू, और इसको आप लिख सकते हैं HC/λ। ठीक, न्यू को मैं लिख दिया C/λ। तो यहां से आप एक फोटोन की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहां से बता सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटोन्स पर इमिटेड पर सेकंड कितने आएंगे। तो ये लिखो, तो यहां पे लिखो H कितना 6.62 × 10⁻34 और C होता 3 × 10⁸, और डिवाइड भाई ये कितना आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू पुट करो 400 × 10⁻⁹। इसको मीटर में रखेंगे क्योंकि सारे SI यूनिट में रखे हैं। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ फोटोन्स, यहां से n फाइंड आउट कर दो, यहां पे ये उधर जाके डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड
पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक, तो ये आंसर आ रहा आपका 2 × 10⁻20 पर सेकेंड। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक, अच्छा इसके अलावा एक प्रॉब्लम और करते हैं, 2 प्रॉब्लम और है, ये कर लेते हैं, फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट है व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, electrons are emitted with a kinetic energy of 1.68 into 10⁵ joule per mole. What is the minimum energy needed to remove an electron from sodium? What is the maximum wavelength that will cause a photoelectron to be emitted? देखो भाई एक सिंपल सी बात है यार, यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो यहां पे इसने क्या दे दिया आपको, काइनेटिक एनर्जी पर मोल दे दिया। ठीक, तो या तो आप एक काम करो भाई, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लो, या यहां पे पर मोल रखो, ये रख दिया आपने 1.68 × 10⁵। ठीक, वर्क फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है, आ जाएगा वर्क फंक्शन कैसे, एनर्जी आपको गिवन है, यहां से ये hc/λ करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, तो फिर यहां पे 1 मोल की फाइंड आउट करने के लिए 6.02 × 10⁻23 कर देंगे, तो ये वैल्यू यहां पे अगर आप पुट कर देंगे तो यहां से वर्क फंक्शन आ जाएगा। ये वर्क फंक्शन आने के बाद तो आप बता देंगे कि ये वर्क फंक्शन ऑफ मेटल है। ठीक, वर्क फंक्शन आ गया, वर्क फंक्शन क्या होता है, एच न्यू नोट। ठीक, लेकिन इसने न्यू नोट नहीं पूछा, आपको बताना है लैम्डा नोट, तो hc/λ नोट, तो यहां से आप लैम्डा बता सकते हैं। लेकिन जब ये आप फाइंड आउट करेंगे तब ध्यान देना, यहां पे ये आप 1 मोल के लिए लिख रहे हैं, तो वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन के लिए या 1 फोटोन के लिए लिख लेना। ठीक, तो उसको डिवाइड कर देना किससे, 0.22 × 10⁻23 से। तो ये आप यहां पे सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो भाई। ठीक, कोई डाउट है क्या, तो ऐसे कर लेंगे, ये मिनिमम एनर्जी आ गई, फिर वहां से आप क्या कर लेंगे, लैम्डा नोट फाइंड आउट कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम 2.9, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए मेटल इज 7.0 × 10⁻14, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हिट्स द मेटल। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, अरे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखो मैं आपको बता देता हूं, आप लिखते हैं E = W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो ये आप लिखते हो h न्यू, और ये है h न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये आपको बतानी है। ठीक, और यहां पे आपको क्या गिवन है, न्यू गिवन है, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो ये वाली, और ये आपका न्यू नोट है। ठीक, ये वैल्यूज पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसमें न्यू और न्यू नोट की वैल्यू पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक, ऐसे सोल्व करेंगे, समझ आएगा नहीं? तो ये आपके क्वेश्चंस भी हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं आपको एनर्जी इज इक्वल टू, हम क्या लिख रहे हैं, एच न्यू। ठीक, अब यहां पे जैसे मान लीजिए, यहां पे अब हम आगे भी पढ़ेंगे भाई, जैसे मान लीजिए ये आपका 4th लेवल है, इलेक्ट्रॉन सीधा 4th लेवल से 1st लेवल में आ रहा है, तो ये एनर्जी ई होगी। एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड ये है कि इलेक्ट्रॉन पहले 4th से 3rd में आए, फिर 3rd से 1st में आए, तो यहां पे ये एनर्जी E1 होगी और ये E2 होगी। तो E इज इक्वल टू टोटल कितना होगा, E1 प्लस E2 होगा। समझ आया कि नहीं? तो यहां पे आप लिख सकते हैं टोटल एनर्जी E। यहां पे अगर ये वाला केस बनता है, इसके लिए आएगा एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, और इस वाले केस के लिए यहां पे जो फोटोन रिलीज होगा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी न्यू1, और जब ये 3rd से 1 में आएगा इसके लिए फ्रीक्वेंसी होगी एच न्यू2। ठीक, तो अब यहां पे आप लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू1 प्लस एच न्यू2, तो एच हर जगह से कैंसिल, न्यू इज इक्वल टू न्यू1 प्लस न्यू2। समझ आया कि नहीं? तो ये डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। या आप एक बात बताओ, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, लैम्डा इक्वल टू λ1 प्लस λ2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ, E1 इज इक्वल टू hc/λ1 प्लस E2 इज इक्वल टू hc/λ2, और यहां से लिखेंगे 1/λ इज इक्वल टू 1/λ1 प्लस 1/λ2, ये आएगा। समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है? तो ऐसे आपको ये रिलेशन भी दोनों पूछे जा सकते हैं। ठीक, ये वाला रिलेशन मत लिख देना लैम्डा के केस में। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, फिर इसके बाद ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक है एविडेंस फॉर द क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स एटॉमिक स्पेक्ट्रा। भाई जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो शो किया उसके लिए क्या क्या एविडेंस है? देखो सबसे पहले, व्हेन ए रे ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म द वेव विद शॉर्टर वेवलेंथ बेंड्स मोर देन द वन विद ए लॉन्गर वेवलेंथ। ये पॉइंट याद करने का भाई। देखो जब हम लाइट को किसके थ्रू पास करते हैं, प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे, तो उसमें ज्यादा कौन सी लाइट बेंड होगी, जिसका वेवलेंथ छोटा है, और जिसका वेवलेंथ बड़ा है वो कम बेंड होगी। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए हाईलाइट किया गया है।
ठीक। तो फिर उसके बाद जब आप प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करते हैं उसमें आपको 7 कलर नजर आते हैं, जैसे कि हमने बचपन में भी स्कूल में भी देखा है, या इसके अलावा जो रेनबो हम देखते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक। फिर ये देखो ये स्पेक्ट्रम के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है द लाइट ऑफ रेड कलर विच हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज डेविएटेड द लीस्ट व्हाइल द वायलेट लाइट विच हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज डेविएटेड द मोस्ट। यही मैंने आपको बताया है, जिसका वेवलेंथ कम उसका डेविएशन ज्यादा और जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका डेविएशन कम। तो हम पढ़ते हैं व्हाइट लाइट के लिए विबग्योर। ठीक। तो ये देखो यहां पे ये लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। ठीक। तो विबग्योर में वायलेट कलर का लैम्डा क्या है, सबसे कम है, तो इसीलिए इसका डेविएशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। रेड कलर का लैम्डा क्या है, सबसे ज्यादा है, इसका डेविएशन सबसे कम होगा। तो अगर आप डेविएशन की बात करें तो यहां पे एग्जामिनर आपको 3-4 कलर देके पूछ सकता है कि मैक्सिमम डेविएशन किसका होगा, तो आप बता देंगे लेफ्ट टू राइट जाने पे डेविएशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक। एज वेवलेंथ इंक्रीज डेविएशन डिक्रीज, बता देंगे या नहीं बता देंगे, बोलो भाई। ठीक। नेक्स्ट देखो फिर यहां पे वैल्यूज लिखी है, वैल्यूज आप पढ़ सकते हैं। और जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कंटिन्यूस बनता है, उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पे आपको स्पेस नजर आ रहा है। जैसे आप प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करेंगे तो आपको 7 कलर एक साथ एक दूसरे में मिले हुए नजर आते हैं, इसको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे में कलर मर्ज होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखो भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी ले ली, कोई मतलब है ना, हमने ये ले लिया, ये एक बॉडी ले ली। ठीक। ये मान लीजिए हमने आयरन बॉल ले ली, हमने इसको हीट किया। ठीक। हीट करने के बाद इसको हम एक बंद कमरे में ले गए, फिर इसको हमने यहां पे रख दिया, रखने के बाद यहां पे एक स्लिट लगाई, स्लिट लगाने के बाद यहां पे एक स्क्रीन बना दी। ठीक। तो यहां से या इससे जो रेज पास करेगी, तो यहां से जो ये रेज जाएंगी यहां पे ये एक स्पेक्ट्रम बनाएंगी। ठीक। तो अब देखो ये स्पेक्ट्रम क्यों बन रहा है, क्योंकि ये जो हमारी हॉट बॉडी है ये लाइट इमिट कर रही है, लाइट इमिशन के कारण ही स्पेक्ट्रम बन रहा है। सो दिस इज नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक। तो इसमें कुछ स्पेक्ट्रम बनेगा, ऐसे नजर आएगा आपको, है ना, कहीं पे आपको ब्लैक नजर आएगा, कहीं पे आपको लाइट नजर आएगी। ठीक। अब इसके बाद देखो अगर हम एक काम करें, ये हमारी जो हॉट बॉडी है इसके बीच में कुछ और पार्टिकल रख दे, जैसे मान लीजिए हमने यहां पे कुछ रख दिया स्लिट के बीच में, इस हॉट बॉडी के बीच में। ठीक। तो क्या होगा, यहां पे अब जो स्पेक्ट्रम बनेगा तो इसका उल्टा होगा, यानी यहां पे ब्लैक नजर आ रहा था वहां पे लाइट नजर आएगी, जहां पे लाइट थी वहां पे ब्लैक नजर आएगा। तो ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा ये एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रम बनेगा, यानी इमिशन का उल्टा बन रहा है। ठीक। ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। ये सब यहां पे डिटेल में इसमें एक्सप्लेन किया गया है और मैंने आपको एक ही लाइन में अच्छे से समझा दिया। ठीक। अब नेक्स्ट देखो, जो स्टडी ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। नेक्स्ट है इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स इन द गैस फेज ऑन द अदर हैंड डू नॉट शो ए कंटिन्यूअस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम रेड टू वायलेट, रादर दे इमिट लाइट ओनली एट स्पेसिफिक वेवलेंथ विद डार्क स्पेसेस बिटवीन देम। मैंने यही तो बताया, कहीं पे आपको लाइंस क्या आएंगी, ब्राइट नजर आएंगी, कहीं पे आपको डार्क नजर आएगा। तो ये बोल रहा है कि वो ब्रेक मतलब आपको कंटिन्यूअस नजर नहीं आएगा, डिसकंटिन्यूअस नजर आएगा। सच स्पेक्ट्रा आर नोन एज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इनको ही हम लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, बिकॉज द इमिटेड रेडिएशन इज आइडेंटिफाइड बाय द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट लाइंस इन द स्पेक्ट्रा। क्योंकि जो इमिटेड रेडिएशन हमने कैसे पता करी, जो भाई ब्राइट लाइट नजर आ रही है, ब्राइट लाइंस नजर आ रही है, उसकी वजह से पता करी है, इसलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। नेक्स्ट लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा आर ऑफ द ग्रेट इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हम पता करते हैं वो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम की हेल्प से पता करते हैं। नेक्स्ट है ईच एलिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो each element has a unique line emission spectrum. The characteristic lines in atomic spectra can be used in chemical analysis to identify unknown atoms in the same way as fingerprints are used to identify people. देखो भाई, जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं वैसे ही सभी एटम्स के लाइन स्पेक्ट्रम अलग होते हैं। तो इन लाइन स्पेक्ट्रम की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि ये कौन सा एटम है। जैसे फिंगरप्रिंट की हेल्प से हम क्या पता करते हैं भाई, किस आदमी के ये फिंगरप्रिंट है, तो वैसे ही आप एटॉमिक्स के एटम्स को पता कर सकते हैं लाइन स्पेक्ट्रम की हेल्प से। नेक्स्ट है एलिमेंट्स लाइक रुबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम and scandium were discovered when their minerals were analyzed by spectroscopic methods. The element helium was discovered in the sun by spectroscopic method. ये सारे एलिमेंट्स कैसे
कैसे डिस्कवर किए गए भाई, बोलो? लाइन स्पेक्ट्रम की हेल्प से, है ना। नेक्स्ट है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, इसके बारे में हमें पढ़ना है भाई। इसमें हम देखो क्या करते हैं, सबसे पहले ना जो हाइड्रोजन गैस है उसमें है ना इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे, जिससे क्या होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम्स में टूट जाएगा। जो हाइड्रोजन एटम होगा फिर वो कैसा होगा, वो एक एक्साइटेड एटम होगा। तो ये जो एक्साइटेड एटम है, फिर इसको जब हम एक स्लिट के पास रखते हैं और उस स्लिट से जब यहां पे ये आपकी क्या होगा भाई, लाइट पास होगी, तो प्रिज्म रखा तो यहां पे ये फिल्म नजर आएगी, तो ये बनेगा हाइड्रोजन एटम का इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, एक्साइटेड सैंपल है, एक्साइटेड एटम है, वो क्या करेगा, लाइट इमिट करेगा, तो इमिटेड लाइट का जो स्पेक्ट्रम बनेगा दैट इज इमिशन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट है व्हाइट लाइट सोर्स, ये आपको एग्जांपल सिंपल बताया गया है, जो आप कहां यूज करते हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये आप स्कूल में ही पढ़ते हैं। देखो अगर यहां पे, अगर ये देखो व्हाइट लाइट का सोर्स है, अगर आप यहां पे ये नहीं रखेंगे, ये एब्जॉर्बिंग सैंपल नहीं रखेंगे, तो ये बनता है इमिशन स्पेक्ट्रम, और एब्जॉर्बिंग सैंपल अगर रख देते हैं तो ये बनता है आपका, बोलो भाई क्या बनेगा फिर ये बनता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो ये इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपके बनते हैं, जहां पे लाइंस आ रही है तो वहां पे लाइन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम में जहां पे लाइंस है वहां पे इसमें एब्जॉर्प्शन में डार्क आएगा, और जहां पे इमिशन स्पेक्ट्रम में लाइट है वहां पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क आएगा। ये डायरेक्ट आप डायग्राम से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, इसके बाद जो आपका हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, उसके लिए यहां पे आपको फॉर्मूला गिवन है, ये आपका वेव नंबर गिवन है, ये देखो ये वेव नंबर आपको गिवन है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे यहां पे, अच्छा इसको मत याद करो क्योंकि इसने ये फर्स्ट एग्जांपल समझाया है, तो आप इसको याद करो। ठीक भाई, लाइन देखो, जैसे ना मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे हाइड्रोजन में क्या होगा, ये एनर्जी लेवल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ठीक, तो ऐसे हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आपका इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, तो उसका इमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा। ठीक, तो जो इमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा उसके लिए वेव नंबर रिप्रेजेंट किया गया है, उसके लिए फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे N1 और N2 की वैल्यू रखना है। N2 क्या है, हायर एनर्जी लेवल है, और N1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल होता है। तो यहां पे आप N1 और N2 की वैल्यू रख देंगे तो आपके यहां पे वेव नंबर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, और यहां पे ये जो वैल्यू है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, इसको हम क्या कहते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद देखो भाई, जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आपका इलेक्ट्रॉन आएगा तो डिफरेंट स्पेक्ट्रम बनाएगा। ठीक, तो यहां पे जो स्पेक्ट्रम बनेंगे उसमें एक तो आपकी लाइमन सीरीज बनती है, बामर सीरीज बनती है, पासन सीरीज बनती है, ब्रैकेट और पी फुंड सीरीज बनती है। देखो लाइमन के लिए N1 क्या है, 1 है, और N2 क्या हो सकता है, 1 से हायर कुछ भी, सेकंड से 1 में आ सकता है, थर्ड से 1 में आ सकता है, 4 से 1 में, 5 से 1 में। ठीक, अगर हायर एनर्जी लेवल से जैसे 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट से अगर वो सेकंड एनर्जी लेवल में आता है तो वो बामर सीरीज कहलाएगी, जो जिसके स्पेक्ट्रल रीजन क्या है, विजिबल है, और लाइमन का क्या होता है, अल्ट्रावायलेट होता है। जब हायर एनर्जी लेवल से थर्ड में आएगा तो उसको पासन सीरीज कहेंगे, कौन से रीजन में आएगा, इंफ्रारेड रीजन में। जब हायर एनर्जी लेवल से फोर्थ में आएगा दैट इज ब्रैकेट लाइन, और ये इंफ्रारेड रीजन में होती है। और पी फुंड कब कहेंगे, जब हायर एनर्जी लेवल से फिफ्थ एनर्जी लेवल में आएगा, तो ये भी आपका कौन सा रीजन में आएगा, इंफ्रारेड रीजन में। तो ये ऐसे आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। देखो ये आ रहा है आपका लाइमन सीरीज, अल्ट्रावायलेट, हायर एनर्जी लेवल से ये सारी लाइंस किस में आ रही है, फर्स्ट में आ रही है। फिर ये है आपका विजिबल रीजन, रेड, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक, कैसे पूछ सकता है, देखो यहां पे ध्यान देना मेरी बात पे। ये रेड, अब एग्जामिनर ये पूछ ले आपसे, ये 4 लाइन दे दी भाई, ये बामर सीरीज की लाइन है, तो आप मुझे बताओ इनमें से कौन सी रेड है, कौन सी ग्रीन है, कौन सी ब्लू है, कौन सी वायलेट है, कैसे बताओगे, सोचो। अब देखो ये वाला जो एनर्जी गैप होगा ये सबसे कम होगा, और ये वाला एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगा। तो एनर्जी हम क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू एच न्यू, दैट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी अगर ज्यादा होगा तो लैम्डा क्या होगा, कम होगा। तो यहां पे ये वाली लाइन जो थर्ड से 2 में आएगा, इसके लिए लैम्डा क्या होगा, मिनिमम, और जो इनफाइनाइट से ऊपर से 2 में आएगा तो लैम्डा मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, सॉरी उल्टा लिख दिया, इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम होगा क्योंकि एनर्जी मिनिमम है। ठीक, और इसके लिए एनर्जी मैक्सिमम है इसलिए लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा। ये समझ में आ गया। अब देखो विब ग्योर में लिखते हो आप, विब ग्योर। ठीक, अब आप देख लो यहां पे ये लैम्डा इंक्रीज हो रहा है,
तो लैम्डा मैक्सिमम किसके लिए आएगा? विजिबल में रेड के लिए, और मिनिमम किसके लिए आएगा? वॉयलेट के लिए। तो जब आपकी एनर्जी मिनिमम होगी विजिबल रीजन में, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल से सेकंड में आएगा, तो एनर्जी इस केस में मिनिमम होगी, ठीक, विजिबल रीजन में। तो लैम्डा क्या होगा? मैक्सिमम होगा, यानी कौन सी लाइट बनाएगा? रेड लाइन नजर आएगी। और जब ये इनफाइनाइट से सेकंड में आएगा तो एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। लैम्डा क्या होगा? मिनिमम होगा, यानी कैसी लाइट बनाएगा? वॉयलेट लाइट बनाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो ऐसे आपसे पूछ सकता है कि ये कौन सी लाइन है, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, बता देंगे। फिर उसके बाद आपको ये बामर सीरीज के बाद ये पासन सीरीज बताई गई है, फिर उसके बाद ऊपर हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट है बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। देखो भाई, बोर एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि यह हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब यह है कि ऐसे स्पीसीज जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, फॉर एग्जांपल हीलियम प्लस, लिथियम +2, बेरिलियम +3, सोडियम +10 एटसेट्रा। तो ये ऐसे स्पीसीज जिनमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो इनके लिए बोर एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल है। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखो इसके पोस्टुलेट्स। फर्स्ट पोस्टुलेट में इसने ये लिखा है भाई, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। दीज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, स्टेशनरी स्टेट्स और अलाउड एनर्जी स्टेट्स। दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज कंसेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम में न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में पाए जाते हैं। इन सर्कुलर पाथ का रेडियस और इनमें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिक्स होता है। इन सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहते हैं, और सारे ऑर्बिट क्या होते हैं? कंसेंट्रिक होते हैं, यानी सबका सेंटर सेम होता है, जो कि क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखो सेकंड पॉइंट, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। However, the electron will move from a lower stationary state to higher stationary state when required amount of energy is absorbed by the electron, or energy is emitted when electron moves from higher stationary state to lower stationary state. The energy change does not take place in a continuous manner. यानी यहाँ पे क्या लिखा है भाई? देखो, ये जो सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी एनर्जी फिक्स होती है, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। लेकिन जब यहां पे इस सर्कुलर पाथ में लोअर एनर्जी स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब करता है? इन फॉर्म ऑफ फोटोन। तो जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या करेगा? हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। अब कौन सी हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा? वो डिपेंड करेगा भाई उसने कितनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब किया है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो फर्स्ट से सेकंड में या सीधा थर्ड में या फोर्थ में भी जा सकता है। तो जब हायर या इसके अलावा और हायर एनर्जी स्टेट में भी जा सकता है, और जब यहां से ये वापिस लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो ये क्या करेगा? एनर्जी इमिट करेगा इन फॉर्म ऑफ फोटोन। ये इसमें समझाया गया है। दूसरा इसने बोला है एनर्जी चेंज डज नॉट टेक प्लेस इन ए कंटिन्यूअस मैनर। कभी भी एनर्जी चेंज जो आएगा वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होगा। यानी अगर यहां पे हम लिखे n = 1, n = 2, ये एनर्जी लेवल्स है। ठीक है भाई। तो मान लीजिए हम बोले कि इलेक्ट्रॉन क्या है? फर्स्ट एनर्जी लेवल में है, ठीक, और ये फर्स्ट एनर्जी लेवल से क्या कर रहा है? सीधा डायरेक्ट थर्ड में जा रहा है, फिर थर्ड से फोर्थ में जा रहा है। तो ये क्या करेगा भाई? पहले यहां पे इसने एक फोटोन एब्जॉर्ब किया, तो फर्स्ट से ये थर्ड में गया, तो ये जो फोटोन एब्जॉर्ब किया है इसकी एनर्जी कितनी होगी भाई? जो फर्स्ट और थर्ड एनर्जी लेवल का एनर्जी डिफरेंस है उतनी ही एनर्जी का फोटोन ये एब्जॉर्ब करेगा। फिर इसके बाद ये थर्ड में यहां पे एक फोटोन और इसने एब्जॉर्ब किया, तो ये थर्ड से किस में चला जाएगा? फोर्थ में चला जाएगा। तो एक कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होगा, ठीक। तो यहां पे ऐसा ही जब ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, मान लीजिए फोर्थ से थर्ड में आ रहा है और थर्ड से सेकंड में आ रहा है, तो यहां पे एक फोटोन तो यहां पे इमिट करेगा जब फोर्थ से थर्ड में आएगा, और फिर एक जब थर्ड से सेकंड में आएगा। एनर्जी कितना होगा भाई? जितना इनका एनर्जी गैप है उतना ही फोटोन का एनर्जी होगा, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, यानी इसमें जो थर्ड पॉइंट है उसमें यह बताया गया है जो वो फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है या इमिट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देखो भाई, जो एनर्जी गैप है दो एनर्जी लेवल का, यानी डेल्टा ई विल बी इक्वल टू E2 - E1, यानी दो एनर्जी लेवल का एनर्जी गैप है, तो जितना ही डेल्टा ई आएगा इसको आप कर दें इक्वल टू hν। तो यहां से फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड और फोटोन इमिट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो ये थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है। फिर इसके बाद एंगुलर मोमेंटम भी यहां पे एक बॉक्स में दिया गया है, ये आपका फिजिक्स का पार्ट है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² और एंगुलर वेलोसिटी होता है v/r। तो यहां पे आपका एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा? I × ω करेंगे तो mvr, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और r है
और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ यानी ऑर्बिट। ठीक, तो ये आप एंगुलर मोमेंटम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फोर्थ, द angular momentum of an electron is quantized in a given stationary state. It can be expressed as in the equation, यानी mvr equal to nh upon 2 pi। यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी 1 2 3, और ये n की जो वैल्यू आती है 1 2 3, यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, यही आपके एनर्जी लेवल्स है, यही आपके ऑर्बिट्स है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। यहाँ पे n की वैल्यू कभी ऐसी नहीं आएगी कि 1.5 आ गया, 2.5 आ गया, क्योंकि हमारे एनर्जी लेवल कैसे होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। 1.5 ऑर्बिट नहीं होता, 2.5 ऑर्बिट नहीं होता, सीधा 1 2 3 4 ऑर्बिट होते हैं ऐसे। ठीक, तो mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे m क्या है, मास है, v वेलोसिटी है, r रेडियस है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट लिखा, thus an electron can move only in those orbits for which its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। यानी इलेक्ट्रॉन कहां पे पाया जाएगा भाई, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जिसके लिए क्या होगी, h अपॉन 2 पाई का कंप्लीट मल्टीपल होगी। यानी अगर हम इसको nh अपॉन 2 पाई लिखें, यहां पे n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आनी चाहिए। ठीक, यानी n की वैल्यू ये नहीं आएगी 1.5 2.5 1.3 ऐसा नहीं आएगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल दे भाई, इनमें से कौन सा एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया h अपॉन 2 पाई, दूसरा दे दिया आपको 1.5 h अपॉन पाई, थर्ड दे दिया आपको 2h अपॉन पाई, और फोर्थ दे दिया आपको 1.25 h अपॉन पाई। तो अब आप क्या करेंगे भाई, इसको ना सबको h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल में लिखो। तो इसको आप लिखोगे 1 इंटू h अपॉन 2 पाई, n की वैल्यू 1 आई, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये आएगा 3h अपॉन 2 पाई, तो n इक्वल टू इसके लिए 3 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 4h अपॉन 2 पाई, यानी n इसके लिए 4 आ गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे, आएगा 2.5 h अपॉन 2 पाई, यानी n की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 2.5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये जो एंगुलर मोमेंटम है, ये इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। द स्टेशनरी स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन नंबर्ड n इक्वल टू 1 2 3, दीज इंटीग्रल नंबर्स आर नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये पहले ही मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट बी पॉइंट में लिखा है, द रेडियाई ऑफ एनर्जी स्टेट्स आर एक्सप्रेस्ड एज Rn equal to n square into a naught, where a naught is equal to 52.9 picometer. Thus the radius of first stationary state called the Bohr orbit is 52.9 picometer. तो बोर ऑर्बिट कौन सा है, फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है हाइड्रोजन एटम का, उसको हम क्या बोलते हैं, बोर ऑर्बिट। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो r की वैल्यू आ जाएगी 52.9 पिकोमीटर। ये है आपका रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। अब देखो भाई, यहाँ पे देखना, r इज इक्वल टू 52.9, ठीक, n स्क्वायर इंटू में n स्क्वायर आप ये लिख रहे हैं, ये आ रहा है आपका हाइड्रोजन के लिए जिसका Z1 है। इसके अलावा हीलियम प्लस है, लिथियम 2 प्लस है, बेरिलियम 3 प्लस है, तो और जो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है उनके लिए फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। तो ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे n क्या है, n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और Z है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे आपका पिकोमीटर में रेडियस आ जाएगी, और अगर आप ऐसे लिखते हैं 0.529 n स्क्वायर अपॉन Z, ये आपका एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने में काम आते हैं। ठीक है भाई, कर सकते हैं ऐसे सोल्व, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये फॉर्मूला आप चाहें तो साइड में लिख सकते हैं, लिख लेंगे। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस आर एच 1 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे आर एच क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। यानी एनर्जी आप क्या लिख सकते हैं, देखो भाई, यहां पे एनर्जी अगर आप लिखेंगे nth ऑर्बिट की, या आप लिखेंगे माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, तो इंटू में 1 अपॉन एन स्क्वायर। यहां तो Z आपने 1 पुट कर दिया, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। अगर अदर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है तो यहां पे क्या रख देंगे, Z वैल्यू पुट करेंगे और Z की पावर हम 2 करते हैं, तो ये जूल में आपका आंसर आ जाता है। ठीक, या आप क्या 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 रखते हैं, यहां पे एक वैल्यू ये भी याद करेंगे, माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ये भी आपको ध्यान रखना। तो 2 फॉर्मूले ये हैं जो आपको याद करने हैं, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, ठीक है भाई, हो जाएगा। या आप ये भी याद रखो, डायरेक्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस Z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होती है। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद ये यहां पे इसने क्वेश्चन सोल्व करके बता रखे हैं, ठीक, इसने वैल्यूज पुट करके बता रखे हैं। अब इसके बाद यहां पे नाइल्स बोर के बारे में लिखा गया है। फिर नेक्स्ट देखो,
when the electron is free from the influence of nucleus, the energy is taken as 0. The electron in this situation is associated with stationary state of principal quantum number n equal to infinite. देखो यहां पे अगर हम n infinite पुट कर दें तो एनर्जी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी. तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट में होगा. When the electron is attracted by the nucleus and is present in orbit in orbit n, the energy is emitted. वो बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा nth ऑर्बिट से तो क्या होगा, एनर्जी इमिट होगी. फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, एंड इट्स एनर्जी इज लोड, दैट इज द रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन इक्वेशन एंड डेपिक्ट इट्स स्टेबिलिटी रिलेटिव टू द रेफरेंस स्टेट फॉर जीरो एनर्जी एंड n इक्वल टू इनफाइनाइट. इसका मतलब समझे, देखो मैं आपको पूरा समझाता हूं. जैसे भाई ये n इक्वल टू 1 है, ठीक, इसके बाद n इक्वल टू 2 आएगा, फिर 3 4 5 6 ऐसे ये इनफाइनाइट आ जाएगा. तो n इक्वल टू इनफाइनाइट में एनर्जी क्या है, 0 है. ठीक है भाई, n की वैल्यू आपने इनफाइनाइट पुट करी तो 0 आ जाएगा. और यहां पे एनर्जी आ रही है -13.6. तो अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. तो ये नेगेटिव साइन शो करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. और वो आप जानते हैं न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के पास आएगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये इसमें समझाया गया है. नेक्स्ट है डी पॉइंट, बोर्स थ्योरी कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू द आयंस कंटेनिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिमिलर टू दैट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम, फॉर एग्जांपल हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस एंड सो ऑन. ये मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं. फिर वापिस इसने ये फॉर्मूला रिपीट किए हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया. नेक्स्ट है फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज एविडेंट दैट द वैल्यू ऑफ एनर्जी becomes more negative and that of radius becomes smaller with increase of z. This means that electron will be tightly bound to the nucleus. भाई ये बता रहा है कि अगर यहां पे z की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एनर्जी क्या होगी, और ज्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि यहां पे E क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर है. लेकिन वो किस में इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव वैल्यू में, यानी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा. अब z ज्यादा होने का मतलब क्या है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है आपके एटम में, आपके स्पीसीज में ज्यादा है. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण माइनस नेगेटिव एनर्जी z के साथ बढ़ रही है. और यहां पे अगर बात की जाए r की, तो z बढ़ने के साथ r की वैल्यू डिक्रीज होगी. यानी z जैसे इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, न्यूक्लियस में इंक्रीज हो रहा है, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस के और पास आएगा तो ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी. ये इसमें लिखा गया है. नेक्स्ट है ई पॉइंट, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन दीज ऑर्बिट्स ऑल्दो द प्रिसाइज इक्वेशन इज नॉट गिवन हियर. देखो ये लिखा गया है जो भाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं उनकी वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहां पे कोई इक्वेशन गिवन नहीं है. इक्वेशन नहीं दी गई है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इक्वेशन मैं आपको बताऊंगा. लेकिन उससे पहले आगे क्या लिखा है ये पढ़ लेते हैं. देखो इसमें लिखा है qualitatively the magnitude of velocity of electron increase with increase of positive charge on the nucleus and decrease with increase of principal quantum number. यानी ये बताया गया है जैसे जैसे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा. अब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे कैसे इंक्रीज होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन्स के कारण, एज नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज. अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे इंक्रीज होंगे, हमने पढ़ा है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज, यानी पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इंक्रीज, हेंस वेलोसिटी इंक्रीज. तो यहां से हम क्या रिजल्ट लिख सकते हैं, बोलो भाई, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज एटॉमिक नंबर यानी z. v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z आ जाएगा यहां से. फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखा है डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n. तो यहां से हम एक साथ लिख सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n. तो ये इक्वेशन आ गई. अब देखो यहां पे इस पॉइंट का कंप्लीट कंक्लूजन ये आया है. तो एग्जामिनर ऐसे आपसे चाहता है कि आप एनसीईआरटी से पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट आउट करो कि उसमें क्या लिखा है, फिर उसको एग्जाम में अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करो, तब आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे. तो अब देखो आपका काम क्या है, आपको ओनली एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसको अप्लाई करना है. अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करने का काम मेरा है, बस आप तो
अप्लाई करेंगे। यानी आप क्या करेंगे, इन लेक्चर्स को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से फॉलो करेंगे, जो पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूं उसको नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करके अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है भाई, तो यहां से अगर आप लिखना चाहते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला तो क्या बनेगा, ये फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड अपॉन एन मीटर पर सेकंड में ये वेलोसिटी आपकी आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया मैं बता देता हूं, चाहे तो आप डिराइव कर सकते हैं। देखो भाई, ये न्यूक्लियस है और यहां पे nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो यहां से इस nth ऑर्बिट की डिस्टेंस कितनी है, r है। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन पे कौन से फोर्सेज होंगे, एक तो ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक ये वाला फोर्स होगा mv² अपॉन r। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे इस फिक्स पाथ में कैसे रहेगा, जब दोनों फोर्स इक्वल होंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k(q1 q2 अपॉन r² इक्वल टू mv² अपॉन r होना चाहिए। एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई, ठीक। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। ये आप पहले ही पढ़ चुके हो, ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, यहां से आप वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा उसमें k की वैल्यू, e की वैल्यू और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर देंगे, तो वहां से आपकी ये वाली इक्वेशन बनेगी। ठीक है कि नहीं है भाई, कर लेंगे। तो ये इक्वेशन आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, इतना डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे फिर भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये इक्वेशन आती है, समझ आया कि नहीं। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें ना आपको यह बताया गया है भाई, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा जब वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, और जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा फोटोन इमिट करेगा। तो उस फोटोन की जो एब्जॉर्ब होगा या इमिट होगा उसका हम फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे या वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो यहां पे आपको समझाया गया है। ये ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं भाई, जो दो एनर्जी लेवल है उनका आप डिफरेंस फाइंड आउट करो, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, और इसको आप पुट कर दो h न्यू इक्वल टू h न्यू, तो यहां से फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन आ जाएगी। या आप ऐसे पुट करेंगे hc अपॉन लैम्डा, तो यहां से वेवलेंथ ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब और इमिट आ जाएगा। ठीक, कर सकते हैं। तो ये बाकी इसने वही एक्सप्लेन किया जो मैंने पहले आपको बताया था। तो यहां से अगर आप ये लिखना चाहते हैं ये लिख सकते हैं, यहां पे इसने फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर सब बता रखा है। अब देखो यहां पे मैं आपको कहूंगा भाई आप एक काम कर दो, एक फॉर्मूला याद करो। देखो ये वाला फॉर्मूला याद करो आप, इससे भी आसान है। वेव नंबर इज इक्वल टू r z² इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद करो, ठीक। और यहां पे 1 अपॉन r की जो वैल्यू आती है दैट इज 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई, ये आपकी 1 अपॉन r की वैल्यू होती है, ये याद कर लो। तो यहां से अगर आप इसको 1 अपॉन लैम्डा के इक्वल कर देंगे तो आप r की ये वैल्यू पुट करो, लैम्डा आपका एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो बस ओनली ये फॉर्मूला याद कर दो, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका काम हो जाएगा। और आर की ये वाली वैल्यू याद करो, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम। इसको सोल्व करो। अब आप बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? अरे भाई फ्रीक्वेंसी सी अपॉन लैम्डा होता है, यहां से लैम्डा फाइंड आउट करो और फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक, कर लेंगे नहीं कर लेंगे तो हो जाएगा भाई। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद यहां पे आपको प्रॉब्लम्स गिवन है 2.10। What are the frequency and wavelength of photon emitted during a transition from n equal to 5 state to n equal to 2 state in the hydrogen atom? भाई n equal to 5 ये क्या है? हायर एनर्जी स्टेट, तो इसको हम n2 कहेंगे और ये आपका n1 है। ठीक, तो अब यहां पे पुट करो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू जेड। कितना है? जेड हाइड्रोजन एटम के लिए 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 कितना है? 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 कितना है? 5 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखो भाई r इंटू ये डिवाइड बाई ये 4 और ये 25, 100 आपने एलसीएम लिया तो ये 25 माइनस 4 इतना आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं लैम्डा, उधर जाएगा ये इधर आएगा 1 अपॉन r इंटू में ये हो जाएगा 100, ठीक, डिवाइड बाई 21, और 1 अपॉन r की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 912। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा। और लैम्डा से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? न्यू फाइंड आउट कर सकते हैं c अपॉन लैम्डा करके। कोई डाउट है क्या? लेकिन लैम्डा जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे ना तो उसको मीटर में पुट करना, कहीं एंगस्ट्रॉम में पुट कर दो, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। ठीक, नेक्स्ट देखो
कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। भाई देखो मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बता रखे हैं, क्या करना आपको, ये वाला फॉर्मूला देखो यहां पे लिखा भी है, मैंने बोला था ये याद कर लेना, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर आ रहा है जूल में, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करना है, तो ये होता है -13.6 Z² अपॉन n²। तो ये फॉर्मूला यूज कर दो। तो ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। और आर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आर क्या होता है बोलो भाई, आर होता है आपका 52.9 n² अपॉन Z, ये पिकोमीटर में आंसर आएगा, और 0.529 n² अपॉन Z पुट कर देंगे तो ये आपका एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा। ये भी मैं आपको सिखा चुका हूं, कर लेंगे नहीं कर लेंगे इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या भाई, लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। देखो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनल डिटेल्स, यानी डबलेट दैट इज टू क्लोजली स्पेस्ड लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड बाय यूजिंग सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। दिस मॉडल इज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन, फॉर एग्जाम्पल हीलियम एटम विच possesses only 2 electrons. Further, Bohr theory was unable to explain the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field or an electric field. देखो भाई फर्स्ट पॉइंट तो ये है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ लाइंस क्या है बिल्कुल क्लोज आ रही थी, एक तो उनको एक्सप्लेन नहीं कर सके। इसके अलावा ये ओनली क्या था, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे एप्लीकेबल है, जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पे, जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हीलियम प्लस आयन के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हीलियम एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा उसने बताया कि ये यहां पे स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट पे डिटेल में आपको नहीं जाना, बस इसने ये लिखा कि इनको एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स। जैसे भाई मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, आपस में बॉन्डिंग करते हैं, वो बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है, ये भी यहां पे बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक, अच्छा इसके अलावा आपके एग्जाम में एक पैटर्न का और क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। देखो एक ये आता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ठीक, जैसे मान लीजिए भाई ये n = 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है, तो हायर एनर्जी लेवल मान लीजिए n2 है और लोअर एनर्जी लेवल उससे लोअर कोई भी हो सकता है, तो n1 में वो आ रहा है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी बनेगी वो बता रहा हूं, n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1 डिवाइड बाई होल 2। ठीक, तो ये आपका नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, बस एक ये फॉर्मूला याद करना है। अब आपसे पूछ ले नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आएंगी जब हायर एनर्जी लेवल से वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। अब ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, n1 = 1, ग्राउंड स्टेट तो यही होता है फर्स्ट एनर्जी लेवल, बाकी सारे क्या है, ये एक्साइटेड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, यानी n = 2 जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n = 3 जो है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये सारी क्या है एक्साइटेड स्टेट है, और n = 1 ग्राउंड स्टेट है। तो यहां पे जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो n1 की वैल्यू आप 1 पुट कर दो और n2 की वैल्यू मान लीजिए n पुट कर दें, तो n से 1 में अगर आ रहा है तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, कितनी आएंगी स्पेक्ट्रल लाइन, n-1 इंटू n-1 + 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इंटू में n डिवाइड बाई 2, तो ये टोटल स्पेक्ट्रल लाइन आ जाएगी। ठीक, ये आपसे पूछी जाती है। किसी स्पेसिफिक रीजन में पूछ ले कि भाई भाई n = 6 से वो आ रहा है सेकंड में, ठीक, तो टोटल उसमें बामर लाइन कितनी बनेगी, ठीक, तो ओनली बामर लाइन पूछ रहा है तो उसमें कर दो n2 - n1, ठीक, तो 6 - 2 कितना आ जाएगा, 4 बनेगी। तो क्या क्या कंडीशन बन रही है, 6 से डायरेक्ट 4 में आ जाए, 5 से 4 में आ जाए, 4 से 2 सॉरी 6 से किस में आ जाए, 2 में आ जाए, 5 से 2 में आ जाए, 4 से 2 में आ जाए और 3 से 2 में आ जाए, तो ये 4 ही आपकी बामर लाइन बनेगी, ऐसे बता सकते हैं। लाइमन फर्स्ट में, तो फर्स्ट में कितनी आएगी, 6 - 1 5 लाइंस, यानी 6 से डायरेक्ट 1 में आ जाए, 5 से 1 में आ जाए, 4 से 1 में, 3 से 1 में, 2 से 1 में, तो ऐसे आपकी 5 लाइंस बन जाएगी लाइमन सीरीज की। तो ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आप एक स्पेसिफिक उसमें बता सकते हैं n2 - n1 से, स्पेसिफिक रीजन में। ठीक, तो ये था भाई आपका बोर मॉडल ऑफ एटम, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी अदर मॉडल से। इस पे ज्यादा टाइम भी हमने दिया है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आपको किया है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें आगे बढ़ना है।